वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे सारे नाजरीन को सलाम व आदाब। रूबरू के एक और एपिसोड में आप सबको खैर मकदम करता हूं। और पिछले हमारे एपिसोड को इतना ज़्यादा लाइक्स देने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाजरीन ने हमें कमेंट्स दिया था कि ये उर्दू में ना करें बल्कि लोकल लैंग्वेज बल्ती या पुर्गी में करें। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और लेकिन पुर्गी लैंग्वेज या बल्ती लैंग्वेज में इस करने के लिए एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसके लिए हम अभी इतना ज़्यादा इक्विप नहीं हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लैंग्वेज भी हम वो करें और कुछ एपिसोड के बाद कोशिश करेंगे कि इसको बल्ती या पुर्गी में रखा जाए। तो आज की इस रूबरू के एपिसोड में हमारे साथ रूबरू हैं शिफा सल्डोन, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं ज़ंबा ट्रस्ट के। हमारे इस एपिसोड में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच और वेलकम करते हैं आपका। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट आपके सवाल पे आते हैं हम कि पहले आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें अपनी ही ज़ुबानी में कि आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की और अभी आप किस पोजीशन पे हैं और क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाल के और आपको हमारा काम इतना इम्पोर्टेंट लगा कि हमारा मैसेज सारी कम्युनिटी तक पहुँचे, जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो अभी काम कर रहे हैं उस सब के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम स्तांजिन सल्डोन है, बट बहुत सारे लोग मुझे शिफा के नाम से भी जानते हैं। मैं लेह से हूँ बट मेरी शादी अभी करगिल में हुई है, तो मैं एक तरह से दोनों जगह की हूँ। मैं पूरे लद्दाख की हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बचपन से लेह में ही की है। टिल 10th मैं वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, मोरेवियन मिशन स्कूल, मिशनरी स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ती थी। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए लाइक एवरीवन एल्स दूसरों की तरह मैं भी बाहर गई। मैंने बनस्थली विद्यापीठ से अपना 12th किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट में हो गया था, सो आई वाज सेलेक्टेड और मैं MBBS करने के लिए मैं GMC जम्मू में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मैंने एडमिशन लिया और करीबन 2 साल मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया MBBS। हाँ जी, MBBS कंटिन्यू किया। बट उसी 2 साल में आई रियलाइज, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी थी। मेरा नफ्स ना मेरा अंदर का मैं खुद, मेरा सोल, मैं किसी और प्रोफेशन की सर्च कर रही थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैं कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई थी और मुझे लगा कि मेरे जो स्किल्स हैं और मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो शायद इस फील्ड में ज़्यादा सूटेबल है और मैं इस फील्ड में शायद अपना बेस्ट दे पाऊँगी। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्रोफेशनल लाइन शिफ्ट करूँगी। तो मैंने BSW परसू करना शुरू किया इग्नू से और साथ ही मैंने काम करना भी शुरू कर दिया तभी से NGOs में। हाँ, तो मैंने बहुत सारे NGOs के साथ काम किया, वॉलंटियर किया, काफ़ी सारे फेलोशिप्स किए और मतलब इंटरेस्ट इसी तरफ जा रहा था कि इवेंचुअली मैं अपना कुछ शुरू करना चाहती थी जिसमें मेरा विजन हो, मेरे मिशंस हो, जिसमें मेरा अपना खुद का भी ग्रोथ हो और साथ में मैं अपने समाज के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए कुछ बेहतरीन कर पाऊँ। तो ऐसी ही मेरी शुरुआत हुई थी और तभी मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली, करगिल के थे वो, और हमने यहीं के स्कूलों में वॉलंटरीली काम करना शुरू किया। और उसी के दौरान हमें ये एहसास हुआ कि हमारे स्कूलों में कितने सपोर्ट की अभी कमी है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में, और कितना स्कोप है यहाँ पे काम करने का। और क्योंकि हम खुद सपोर्ट के लिए इतना तरस रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद ही अपना ही एक इदारा शुरू करें, अपना ही एक मिशन शुरू करें, ताकि आगे जो भी आए उनके लिए हम कोई सपोर्ट सिस्टम बन पाए। तो ऐसे ही हम ज़ंबा के कॉन्सेप्ट से हमने काम करना शुरू कर दिया वॉलंटरीली। ये 2015 की बात है और फिर 2017 में फिर हमने इसको ऑफिशियली रजिस्टर करवाया। एंड मीनवाइल हम अपने प्रोग्राम पे भी काम करते रहे, प्रोग्राम डिज़ाइन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, खुद को उतना स्किल्ड बनाने के लिए, और इकोसिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे या जितने भी चैलेंजेस थे और हमारी कम्युनिटीज़ में, स्कूल्स में, उनको और बेहतर तरीके से इंटेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने काम करना तब से शुरू किया था।
अच्छा। तो करीबन 2018-19 से फिर हमने एकदम अपना फुल ऑन प्रोग्राम लेवल पे इंटेंसिव एंगेजमेंट गवर्नमेंट स्कूल में शुरू किया था। तो मेरे साथ मेरे 4 और साथी जुड़े हैं। मैं अभी करंटली एज अ CEO काम कर रही हूँ ज़म्बा की, एंड अभी हमारे टीम में 12 लोग हैं। उनमें से 11 जो है वो यहीं के लोकल हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और एक और हमारे साथ टीम मेंबर है अमिता यादव, मिस अमिता यादव, वो गाज़ियाबाद से हैं और वो हमारे टीम में एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही क्यों लगा कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ज़म्बा के ये NGO बनाना चाहिए? आपको ऐसा, ये क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? देखिए, मतलब ये जब भी कोई हम ये मानते हैं, हमारी पूरी टीम का भी यही मानना है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो एकदम सडन डिसीजन नहीं होता, वो एक प्रोसेस के तहत होता है। तो पहले से ही ऐसा हुआ कि हमारे कांटेक्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, या हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आए, या हमारे कांटेक्ट में जितने भी स्कूल्स आए, या जो भी आए, वो इसी डायरेक्शन में हमें लेके गए। हमारा एक विजन था कि हम फ्यूचर को किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं और उसके लिए प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। और हमें लगता है कि एवरीथिंग, सब कुछ बॉयल डाउन होके एजुकेशन पे ही आता है, बिकॉज एजुकेशन सब बहुत ज़रूरी एक पिलर है सोसाइटी के लिए, और कहीं ना कहीं हर कुछ वापस आके एजुकेशन पे ही आ जाता है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड भी है, और जिस पे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल काम करने की ज़रूरत भी है। तो दैट्स वाई हमने ये फील्ड चूज़ किया था। ठीक। हाँ जी। तो अभी आप किन किन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं? आप किन किन चीज़ों पे एजुकेशन सेक्टर में आप फोकस करके ज़म्बा के ज़रिए काम करना चाह रहे हैं? तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम होलिस्टिक चाइल्ड वेलबींग प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि हमारा एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब अम्ब्रेला नाम है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, स्पेशली लद्दाख में, स्पेशली करगिल में, क्योंकि हमने अपना काम ही करगिल से शुरू किया है, तो किस तरह से अपने ही कम्युनिटीज़ में, अपने ही घर के पास उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, किस तरह से अपने ही कम्युनिटीज़ में उनको वो एनवायरनमेंट मिले जिसमें कि वो नर्चर हो पाए, जिसमें कि उनके स्किल्स नर्चर हो पाए, उनकी हॉबीज़ नर्चर हो पाए, उनके वैल्यू सिस्टम, उनकी पर्सनालिटीज़ नर्चर हो पाए। तो होलिस्टिक चाइल्ड वेलबींग के अंदर ही फिर हमारे बहुत सारे सब प्रोग्राम्स हैं। तो जब भी हम काम करते हैं, हमारे काम करने का अप्रोच ही कम्युनिटी के थ्रू है। तो हम MOU साइन करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ, कम्युनिटीज़ में भी स्पेशली जो विलेज एजुकेशन कमिटीज़ होती हैं उनके साथ एक लीगल MOU हम साइन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इवेंचुअली कम्युनिटी ही ओन करे उस प्रोग्राम को और उसी को आगे ले जाए, और हम उनकी सपोर्ट कर पाए ताकि उन सारी चीज़ों को हम सस्टेनेबल बना पाएँ उस कम्युनिटी में। तो उनके साथ MOU साइन करते हैं, फिर उनके थ्रू हम स्कूल्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, विद एजुकेशन डिपार्टमेंट, और हम बिलीव करते हैं को क्रिएशन में। तो उसी तहत जो भी हमारे सब प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो स्कूल प्रोसेसेस को लेके हैं, स्कूल प्रोसेसेस में भी लाइब्रेरी हमारा सबसे मेजर फोकस है अभी, कि किस तरह से एक लाइब्रेरी को एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखें, एक लिविंग थिंग की तरह देखें, और किस तरह से जैसे हम एक बच्चे को बनाते हैं, किस तरह से एक लाइब्रेरी भी वैसे ग्रो करता है, चेंज होता जाता है। तो उस प्रोसेस पे हम ध्यान दे रहे हैं। उसके अलावा क्लासरूम पेडागोजी को किस तरह से हम अप टू डेट और किस तरह से हम इफ़ेक्टिव करवा पाए, उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और एनकरेज करते हैं टीचर्स को और अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको लागू करने के लिए क्लास में ना। तो इसी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बहुत अच्छे से स्कूलों में करवाने के लिए हमने एक और प्रोग्राम डेवलप किया है, उसको हम बोलते हैं ज़म्बा लर्निंग फैसिलिटेटर्स प्रोग्राम, जहाँ पे कि जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं वहीं से एक पैशनेट स्किल्ड यूथ को, लड़का या लड़की या कोई भी हो, उनको हम अपने टीम में लाते हैं, फिर उनकी स्किल बिल्डिंग होती है ताकि वो अपने कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे पाए फॉर सस्टेनिंग ऑल दीज प्रोग्राम्स, ज़म्बा के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके स्कूलों में। तो वो एक अलग प्रोग्राम है। उसके अलावा भी जिन जिन स्कूल्स में हम काम करते हैं वहाँ के टीचरों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, वहाँ के स्कूल लीडर को कोचिंग स्किल्स डेवलप करने में, उसमें भी हमारा फोकस रहता है। तो मिला जुला के एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच हमने लेने की कोशिश की है, जहाँ पे सिर्फ एक ही पहलू पे काम नहीं हो, उसी एक छोटे से स्कूल में सारे पहलुओं पे एक साथ काम हो, ताकि कुछ हमें, हाँ जी,
ताकि बाय द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स हमें कुछ चेंजेस दिखने को मिले, क्योंकि हमने यही रियलाइज़ किया है इन बीते 5 से 6 सालों में, जब से हम फील्ड पे है, कि एजुकेशन क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसलिए इसमें हम पॉकेट्स में रह के काम नहीं कर सकते, हमें एक होलिस्टिक व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। यही सोच के ये ओवरऑल हमारा प्रोग्राम प्लान हमारा अभी इमर्ज हो रहा है, और 10 गांव में इसी साल से हम बहुत इंटेंसिव इंगेजमेंट उसी प्रोग्राम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कौन से एज ग्रुप में आप फोकस करते हैं, और कौन से स्टैंडर्ड स्कूल में कौन से क्लास तक तो करंटली वी आर फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल ईयर्स, जहाँ पे कि आपके केजी में जो बच्चे पढ़ते हैं, किंडरगार्टनर्स से लेके 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमारा फोकस अभी उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने अपना काम हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू किया था। तो वहाँ पे हमारे काम के दौरान ये रियलाइज़ किया हमने, और लोग भी यही बोलते हैं, सभी यही बोलते हैं कि फाउंडेशंस नहीं है तो बड़े लेवल पे पहुँच के काम करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम फाउंडेशंस पे काम कर रहे हैं और कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को फिर अपने घर से दूर ना आना पड़े। हाँ, आप बच्चों को मतलब माँ बाप से दूर न ले जाएं, और उस माँ बाप के घर में ही रख के उनको डेवलपमेंट कराया जाए, अच्छा वो किया जाए। तो ये रजम्बा जो नाम है, वैसे तो आप रजम्बा बोलते हैं, रजम्बा लिखते हैं, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज में उसे जम्बा कहते हैं शायद, है ना? तो ये नाम कहाँ से आया, मतलब कहाँ से इसका आइडिया है? अब सब पहले बोलते थे कि गलत अभी भी लिखते हैं, कभी कोई जम्पा ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, बट वो हमारे लैंग्वेज में अब डाइल्यूशन होता रहता है ना, तो उसकी वजह से आया है। लेकिन व्हाट आई फील कि पहले से गाना शम्मा इन वाले, मैं शम से हूँ, तो इट्स एक्चुअली जम्बा दी सनंग जब हम लिखते हैं बुद्धिक में तो जम्बा लिखते हैं, जम्बा नहीं लिखते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन वाइज वो आया है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे भी, कि यही नाम क्यों, और बहुत लोगों ने नुक्ताचीनी भी की थी कि ये नाम नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन नाम है, लोग याद ही नहीं रख पाएंगे। बट क्योंकि हमने उस ऐसे टाइम पे शुरू किया था जहाँ पे कि रिसोर्सेज तो बहुत थे हमारे पास, लेकिन लोगों तक कैसे पहुँचाए वो समझने में बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए, नो। तो वो समझते समझते बहुत टाइम लग गया। तो हम चाहते थे कि हम ऐसा एक पुल बने लोगों के बीच में, लोगों के और सिस्टम के बीच में, सिस्टम और लोगों के बीच में, लोगों के बीच में, ताकि हम इन रिसोर्सेज का खुद के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। तो इसलिए हमने ये नाम चुना था। और सब बोलते पहले जम्पा रखते हैं, बट हमने सोचा कि नहीं, जम्बा में ज़्यादा वजन है, तो इसीलिए हमने जम्बा रखा। ठीक। तो 2015 से आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और जम्बा के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे वीक पॉइंट्स आपने देखे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सेक्टर में, तो क्या क्या आपने वीकनेसेस देखा खासकर हमारे लोकल एजुकेशन सिस्टम में? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बहुत कॉमन है गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में ना, नॉट जस्ट इन लद्दाख बट आउटसाइड ऑफ लद्दाख, ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि मैंने पहले बेंगलोर और दिल्ली इन सब जगहों पे भी एजुकेशन पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं जो हम सब में मिलते हैं। बट ज्योग्राफी स्पेसिफिक कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई का होना, एक बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिलना, और वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे जैसे लोकेशन में ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ सिस्टमिक लूप होल्स हैं जो कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा और बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट रेशियो का, वो बहुत लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि जैसे गाँव में, दूर दराज के गाँव में बहुत सारे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट फिर टीचर सिर्फ 1 या 2 है, कभी कभी कहीं कहीं पे तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी ही अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या नहीं बना है। आई डोंट नो, रिसेंटली शायद एक ट्रांसफर हो गया पूरा राउंड अप, लेकिन हाँ पॉलिसी की बात, पॉलिसी देयर इज नॉट मतलब जो कि इस प्रोसेस को सस्टेन करे, और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दैट्स अनदर इशू। और एक और बहुत बड़ी लूप होल जो हम नोटिस करते हैं स्कूलों में, वो है जेंडर रेशियो का। जेंडर रेशियो इन द सेंस कि टीचरों का, क्योंकि एक स्कूल में एक बच्चे को दोनों जेंडर से इंटरेक्ट करना और दोनों जेंडर के
एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, उन सब के बीच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी स्कूल्स करगिल के आसपास है वहाँ पे फीमेल टीचर्स बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाते हैं तो आपको फीमेल टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर मेल टीचर्स होते हैं। और पास के स्कूलों में ज़्यादातर फीमेल टीचर्स हैं, मेल टीचर्स ज़्यादा नहीं हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि किस तरह का कल्चर, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट आप अपने स्कूलों में बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और वहीं पे सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि इंक्लूजन का है या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फीमेल टीचर ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे एक मेल टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक दूसरा इशू है। उसके अलावा कम्युनिटी ओनरशिप एक बहुत बड़ा इशू है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्राइवेटाइजेशन ख़राब है या प्राइवेट स्कूल्स नहीं होने चाहिए, बट एक तरह से हमारे कम्युनिटी में एक ये एटीट्यूड डेवलप है, ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, कि प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजना चाहिए। एक मेंटल वो पिक्चर बन गया है कि प्राइवेट स्कूल में ही जाएंगे तो बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे करके, बट प्राइवेट स्कूल्स के अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा, इवन फाउंडेशनल ईयर्स से वो अपने घर से, अपने गांव से दूर कहीं, जैसे करगिल जैसे इलाके में आके रहना कितना चैलेंजिंग है, रूम लेना, फिर पेरेंट्स आते हैं वहाँ से माइग्रेट होके। तो जैसे कि एक प्रोवर्ब है ना कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जब आप बोलते हैं कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक वेलबींग, वो अपने कम्युनिटी में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के बीच में उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो आपका इधर, चाहे आप जितने भी अच्छे स्कूल में डालो, पढ़ाई लेने के लिए आप दूसरा पढ़ाई छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली दैट मेक्स मी कम टू the next point, attitude towards education। तो एजुकेशन क्या हो गया कि किसी बिल्डिंग में जाके किताब खोल के एग्जाम दे के जो करोगे वो आपकी पढ़ाई है, बट दैट्स नॉट लाइफ। लाइफ का हमारा एक बहुत आइडियलिस्टिक व्यू है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, एक अच्छी लाइफ, अच्छी नौकरी ऐसी होती है, बट लाइफ ऐसा नहीं है ना, लाइफ इज क्रूअल। तो उसके लिए जो वो बच्चे में जो रेजिलियंस चाहिए, जो उसमें जो स्किल्स चाहिए, एक इमोशनल स्किल्स चाहिए, वो सारा वो आपको एक कम्युनिटी ही दे सकता है। आपके एक जो फैमिली सिस्टम, स्पेशली करगिल में तो अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी एग्जिस्टिंग है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। उससे अच्छा एनवायरनमेंट एक बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता है। वो सारा एक बच्चे से आप डिप्राइव कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स एटीट्यूड इशू, और वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है। जो आप स्कूल में किताबों के जरिए पढ़ते हैं, उसके अलावा भी फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सोसाइटी से सीखने को मिलता है, आपके कल्चर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सारा चीज़ मिस कर जाता है, मतलब आपके कहने का मतलब है। तो और कोई पॉइंट वीकनेस अगर आपने भी देखा हो? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर सिलेबस को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में वैसे भी आप काम करते हैं, तो सिलेबस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा है? सिलेबस तो इट्स फाइन, सिलेबस ठीक है। सिलेबस आई थिंक सिलेबस पे उतना मैटर नहीं करता है, मैटर आपका करता है कि किस तरह से आप उस सिलेबस को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो उस लिहाज से जो टीचरों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारे सिस्टमिक लूप होल्स हैं, जहाँ पे कि आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सभी टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, या वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, या कभी कभी वो शायद एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं सही में। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड ऑल्सो कि एक टीचर को वो जो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी का नहीं होता है, एक ओनरशिप की कमी होती है। उसकी वजह से भी बहुत बार गवर्नमेंट स्कूल्स में वो काम नहीं हो पाता जिसके वो बच्चे वो स्कूल हकदार है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल हमारे लिहाज से ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे कि एक्चुअली में आप इंक्लूजन कर सकते हैं। जितना भी आप एनईपी में बात करते हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही जितनी हम बात करते हैं, जहाँ पे हम इक्वालिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, राइट टू लिविंग, है ना, राइट टू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, इन सब की जो बात करते हैं वो सारा स्पेस एक गवर्नमेंट स्कूल ही प्रोवाइड कर सकता है, और है भी, मतलब वी कैन सस्टेन इट, राइट, क्योंकि जितना गवर्नमेंट के पास पैसा है वो उतना किस प्राइवेट इदारे के पास है। वो सिर्फ वहाँ पे एक ओनरशिप का एक चैलेंज आ जाता है, जहाँ पे कि सबको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर का है, टीचर को लगता है कि सोसाइटी का है, सोसाइटी को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं वो ब्रिज नहीं, वो जम्बा नहीं बन पाता है। सही। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू करने के लिए। तो मतलब इतने साल आपने काम किए,
तो लोगों का रिस्पांस आपके काम की तरफ कैसा था? मतलब आप लोग आपको कैसे रिएक्शंस देते हैं या कैसे आपको फीडबैक देते हैं? तो हमारा जो काम का अप्रोच है उसके बारे में सबसे अच्छी बात जो हमें खुद लगता है वो कम्युनिटीज़ ही है, क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़ बहुत खूबसूरत है इन द सेंस कि लोगों के हिसाब से अभी भी स्पेशली कारगिल में लोग अभी भी बहुत ट्रेडिशनल हैं और लोग अभी भी बहुत कम्युनिटी स्पेसिफिक, वो कम्युनिटी सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत है उसमें। बस उनकी कमी है सिर्फ रिसोर्सेज की और एक तरह से गाइडेंस की या एक्सपोजर की। तो जब भी हम किसी कम्युनिटी में जाते हैं, हमने इवन कोविड के टाइम पे हमने अपना आउटरीच मोर देन 40 विलेजेस में कर लिया, तो कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि लोग एडमेंट हैं, मतलब वो कहते हैं कि नहीं हम काम नहीं करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हर एक गांव में कोई ना कोई ऐसा है जो अपने गांव के लिए, अपने स्कूल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। हम वो क्यों चाहेंगे इतनी दूर जाएं, अपने बच्चों को इतना खर्चा करके भेजें, अपना पेट काट के बच्चों को इतनी दूर भेजें, राइट। तो लोगों का एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ चेंज वो बहुत वेलकमिंग है, वो बदलना चाहते हैं, वो भी बदलाव चाहते हैं। लोग मतलब सपोर्टिव है आपके काम को लेकर, बहुत इनकरेज भी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत सपोर्टिव है। ठीक। तो कुछ साल पहले मैं ऑल कारगिल जो एसोसिएशन है दिल्ली में, उनके एडिटोरियल टीम में था मैगजीन के, तो मैंने देखा था कि आपका एक आर्टिकल छपा है उसमें। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे था, वो भी ऐसा कुछ था, लेकिन मेन टॉपिक वही था। मुझे पूरा टॉपिक तो नहीं मालूम। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन पार्टिसिपेशन को लेके सोसाइटी में आप क्या सोचते हैं? अब अगर हम पूरी दुनिया की ही बात कर लें तो जेंडर हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू। जेंडर और मुझे लगता है कि शायद इन्फिनिटी तक ये टसल चलेगा कि विमेन एम्पावरमेंट। नहीं, मतलब दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि विमेन हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और चाहे आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री हों, चाहे आप डेवलप्ड नेशंस में से हो, वहाँ पे भी विमेन हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज स्टिल। उस लिहाज से मुझे लगता है कि कारगिल में पहले के बनिस्बतन अभी बहुत चेंजेस आए हैं, यहाँ पे कि आप हर जगह पे लड़कियों को देखते हैं। आप हर कॉलेजेस में, हर कोर्सेज में लड़कियों को जाते हुए देखते हैं। इवन हर ऑफिसेज में अभी आपको लड़कियाँ आप देखते हैं और एक्सेल भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट स्टिल हमारे सोसाइटी को हर तबके को, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे वो आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक एटीट्यूड थोड़ा सा शिफ्ट करने की अभी भी ज़रूरत कहीं ना कहीं दिखती है। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। बीच बीच में आते हैं ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पे कि आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बट देन उसकी तरफ कोई एक्टिव आपका कोई रिएक्शन आते हुए या एक्टिव सोल्यूशनिंग आते हुए हमें नहीं दिखता है। तो उस लिहाज से हमें एज अ सोसाइटी हर किसी को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि हम इस सवाल को पूछें कि विमेन एम्पावरमेंट से हम आखिर समझते क्या हैं। कि ऐसा नहीं है कि किसी को अगर आप सिलाई मशीन दे देंगे तो वो एम्पावर हो जाएंगी। तो एम्पावरमेंट एज अ विमेन माई सेल्फ आई थिंक कि एम्पावरमेंट हमारे खुद के अंदर से आता है। तो जब तक एक औरत का अंदर ना उनका सोल ये नहीं बोलेगा कि आई एम एम्पावर्ड इनफ, तब तक कोई भी एक्सटर्नल चीज उनको एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स दे प्ले अ ह्यूज रोल, बट उसके लिए एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा आपका एटीट्यूडनल और इंट्रिंसिक वैल्यूज पे काम होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो बोलते हैं कि इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी नहीं चाहिए, इक्विटी चाहिए, जहाँ पे कि आप विमेन और मेन जितने आपके बेटे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जितना आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं, क्या वो आप अपनी बेटी को भी दे रहे हैं? जो क्वेश्चंस, जो सवाल आप अपने बेटी से पूछ रहे हैं, क्या वो आप अपने बेटे से भी पूछ रहे हैं? जो काम आपकी बेटी कर रही है, क्या वो आपका बेटा कर रहा है? सो दीज आर सर्टन कोर issues that we as a society have to deal with। क्योंकि मैं अभी खुद एक माँ हूँ, एक 4 साल का बेटा है मेरा। तो these are the questions that I ask myself every day कि मैं इसकी तरबियत कर रही हूँ
तो इसमें इक्विटी और ये सब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो आजकल के सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्या मैं वो दे पा रही हूँ क्या? तो उस लिहाज से अभी एज अ सोसाइटी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यही रिक्वेस्ट होगी सभी से कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अच्छे टाइम में सपोर्ट करना सब करते हैं, बट जब आपकी बेटी को या आपके सिस्टर को या आपकी मदर को एक वीक पॉइंट आता है ना, व्हेन एवरीवन इज अबव योर हेड, सब आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे आप किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं। बट ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये ज़्यादातर औरतों के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैं खुद एक विमेन हूँ, नाउ इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ टू एम्पावर अदर वुमेन, टू हेल्प देम एम्पावर देमसेल्व्स। तो उस लिहाज से तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम बहुत दूर हैं, बट स्टिल सिचुएशन पहले से बहुत अच्छा है। टाइम बहुत हो चुका है, तो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा शॉर्ट में आंसर दे दें। आपने एनजीओ में सेक्टर में पूरे काम किया है, तो और कौन कौन से शोबे हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एनजीओज़ को आगे आके काम करने की ज़रूरत है? हर सेक्टर में, स्पेशली कारगिल में, हर सेक्टर में। क्योंकि जब हमने जम्बा स्टार्ट किया था, तब हमारे स्टार्ट करने का मोटिव ही यही था, क्योंकि हमें कोई ऐसा एक्टिवली काम करने वाला, वो भी कम्युनिटी बेसिस पे, इन रियल इश्यूज पे कम्युनिटी में जाके घुस के काम करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखा नहीं था। तो सेम गोज विद एवरी अदर फील्ड, स्पेशली यहाँ पे जैसे जेंडर का इशू है, या फिर हमारा है यहाँ पे वेस्ट का इशू है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, उस पर कुछ एक्टिवली काम करने वाले लोग हैं नहीं। इवन लाइवलीहुड पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं, बट उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं अपना काम आगे ले जाने के लिए। तो बहुत सारे, द फील्ड इज़ ओपन, मतलब यहाँ पे बहुत स्कोप है कारगिल में काम करने के लिए, और बहुत सारा सपोर्ट भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है इकोसिस्टम में। समबडी जस्ट नीड्स टू स्टेप अप, किसी को ऊपर आना चाहिए कि नहीं, ये है एक इशू जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ, और दे कैन स्टार्ट ऑन देयर ओन एंड दे कैन बिल्ड देयर ओन प्रोग्राम एंड अपने कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरह से सर्व कर सकते हैं। और इवन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मतलब दरख्वास्त करना चाहूँगी कि लोकल रिसोर्सेज, स्पेशली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए भी कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि लद्दाख जैसी जगह में, जहाँ पे सिर्फ हम 6-7 महीने जम के काम होता है, बाकी फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, लोकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही सस्टेनेबल काम कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होंगे, उसकी सस्टेनेबिलिटी के आसार बहुत कम है। ठीक, थैंक यू हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन्होंने एक स्कॉलर की तरह वाकई में बहुत सारे माइन्यूट चीज़ों पे बहुत अच्छे से अपना ऑब्जर्वेशन रखा था, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया और बहुत सारे वीक पॉइंट्स को उजागर करने की कोशिश की। मैं लोगों से भी यही कहूँगा, हमारे देखने वालों से, कि आप इनकी बातों को दोबारा रिपीट करें, दोबारा एक बार देखें क्या कह रहे हैं, एक एक पॉइंट पे आप थोड़ा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत अच्छी बातों पे, बहुत सारे वीक पॉइंट्स पे इन्होंने नुक्ताचीनी की है। नाजरीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हमारे एपिसोड में हम किन को लाएं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक हम आपके मेज़बान अनवर अली सरपा को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।